जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें दो ही चैप्टर है, एक मनी और दूसरा बैंकिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा अपने मनी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो मनी चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है फंक्शन ऑफ मनी। और फंक्शन ऑफ मनी में वैसे तो बेटा 5 फंक्शन है, बट मेरे अकॉर्डिंगली उनमें से जो 3 फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से कोई ना कोई एक फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए मनी क्या है बेटा, मनी इज द सोर्स which can be used as a medium of exchange। मनी वो साधन बना जिसके द्वारा हम वस्तुओं का लेन देन आसानी से कर सकते थे। यहां पर मीडियम का मतलब बेटा साधन, ठीक है, तरीका, और एक्सचेंज का मतलब लेन देन। यानी मनी जो है लेन देन का साधन बनी। मनी के आने से पहले, ठीक है, आपको पता है हम लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब था बेटा जिसमें वी एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, उसी को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। बट बार्टर सिस्टम में बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या था बेटा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब था कि दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन तभी हो पाएगी जब उन दोनों के पास आपस में एक दूसरे की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने वाली गुड्स हो। मतलब अगर मिस्टर एक्स को कपड़ा चाहिए तो उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो उसको कपड़ा दे सके और वो उससे उसके बदले वो वस्तु ले सके जो मिस्टर एक्स के पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहां पर इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो पहली प्रॉब्लम तो बेटा ये थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से ट्रांजैक्शंस हो पाती थी। समझिए मेरे पास गेहूं है और मुझे कपड़ा चाहिए, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मुझे कपड़ा दे सके और उसके बदले गेहूं ले सके। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा हो, बट क्या जरूरी है वो गेहूं लेना पसंद करें उस कपड़े के बदले? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की वजह से ट्रांजैक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी लिमिटेड। दूसरी जो प्रॉब्लम आती थी बेटा वो ये आती थी कि बार्टर सिस्टम में हम लोगों को सेल और परचेज साइमल्टेनियसली करना पड़ता था बेटा। हो क्या रहा था, जैसे मैंने कपड़ा खरीदा तो साथ साथ मुझे गेहूं बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। मैं वो एक वस्तु खरीदूंगा तो साथ साथ अपनी दूसरी वस्तु बेचूंगा। वी कैन नॉट मेक सेपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज इन द बार्टर सिस्टम, बट आफ्टर इनोवेशंस ऑफ मनी दिस प्रॉब्लम बिकेम कंप्लीटली रिटन ऑफ। पूरी तरह से वाइंड अप हो गई, खत्म हो गई ये प्रॉब्लम, ठीक है। और मनी ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए उसके सिग्निफिकेंस क्या हुए। सबसे पहला, एक्सचेंज बिकेम मच सिंपलर। एक्सचेंज जो है बहुत आसान हो गया, जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम जो चाहे वस्तु खरीद सकते हैं, और हमारे पास पैसा होना चाहिए उसके बदले हम जो चाहे वस्तु बेच सकते हैं, ठीक है। और जब ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और एक्सचेंज बिकेम सिंपलर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुआ बेटा तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, और जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है लेवल ऑफ जीडीपी भी बढ़ा। तो इसका पहला इंपैक्ट ये पड़ा मनी का आने का बेटा, कि मनी के आने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया गया और उसकी वजह से लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर दूसरा देखिए, दूसरा है चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। बार्टर सिस्टम में जो प्रोडक्शन किया जाता था बेटा वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता था, क्योंकि वहां पर ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की बड़ी मुश्किल से होती थी। बट आफ्टर इनोवेशंस ऑफ मनी ट्रांजैक्शन बिकेम इजी, और उसके बाद जो है बेटा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रोडक्शंस, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो प्रोडक्शन अब हम लोग कर रहे हैं, अब हम किसके लिए करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड करते हैं, हम मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो इसलिए बोला गया चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी।
तीसरा जो पॉइंट है देखो, सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। बार्टर सिस्टम में सेल और परचेज दोनों एक साथ होते थे बेटा। हम लोग एक चीज खरीदते थे तो साथ साथ अपनी चीज बेचते भी थे। बट मनी के आने के बाद सेल और परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल अलग हो गई। मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं जो चाहे खरीद सकता हूं। उसके लिए कंडीशन ये नहीं कि मुझे बेचना भी पड़ेगा, मुझे पैसा देना, ठीक है। और अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं अपनी कोई भी चीज बेच सकता हूं, ठीक है। मेरे लिए कंडीशन ये है कि मैं उससे कुछ खरीदूंगा भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत तेजी से बढ़नी आरंभ हो गई बेटा। और जब ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई तो लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, और लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हुआ तो बेटा लेवल ऑफ जीडीपी भी बढ़ा। तो देखिए मनी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में प्ले किया। तो ये था बेटा इसका पहला फंक्शन। अब ध्यान ये रखना है, एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका सिग्निफिकेंस भी आपको जरूर बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की। बेटा जो हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मनी है उसका नाम है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए इसका क्या मतलब है, बिफोर इनोवेशन ऑफ मनी बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स का गुड्स के साथ। मतलब वी डोंट हैव एनी कॉमन यूनिट इन द इकोनॉमी जिसमें कि हम हर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सके, ठीक है। बट मनी के आने के बाद ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई एंड मनी बिकेम कॉमन यूनिट जिसमें कि हम अपनी सारी वैल्यू जो है मेजर कर सकते थे। और इसलिए इस फंक्शन का नाम रखा गया बेटा मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू। वैल्यू करने की यूनिट कौन सी बनी बेटा, मनी बनी। लिखा है वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। सोचिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं कपड़ा प्रोड्यूस करता था तो मुझे कपड़े को हर गुड्स के रूप में डिफाइन करना पड़ता था। यानी 1 मीटर कपड़े के बदले कितने जूते, 1 मीटर कपड़े के बदले कितने गेहूं। ऐसे ही कोई गेहूं प्रोड्यूस करता होगा तो उसको अपने गेहूं को हर दूसरी गुड्स के रूप में डिफाइन करना पड़ता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। और क्यों था बेटा, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास ऐसी कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। बट आज के टाइम पर क्या है, अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको पता है कितने रुपए लीटर है, आपको शर्ट चाहिए तो आपको पता है कितने रुपए की शर्ट है, आपको टेबल चाहिए तो आपको पता है कितने रुपए की टेबल है। मींस वी हैव अ कॉमन यूनिट नाउ दैट इज कॉल्ड मनी, ठीक है। और मनी का ये फंक्शन यही कहता है कि आफ्टर द इनोवेशन ऑफ मनी, मनी बिकेम द कॉमन यूनिट in which we can measure the value of all the goods and services produced in the economy, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा इसका भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस पड़ा। तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ देखिए, पहला फैसिलिटेटेड कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डिफरेंट असेट्स। मनी के आने के बाद हमारी जो डिफरेंट असेट्स थी बेटा उनकी वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते थे। और जब कंपैरिजन हुआ तो उससे क्या हुआ बेटा, जो सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स वो बढ़ गया। और जब सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स बढ़ा तो उससे मार्केट का साइज भी बढ़ा बेटा। और जब मार्केट का साइज बढ़ा तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, विच इफेक्टेड द लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ भी इफेक्टेड हुआ और वो भी बेटा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो पहला सिग्निफिकेंस ये है। अब दूसरा सिग्निफिकेंस क्या लिखा बेटा, फैसिलिटेटेड द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सोचिए बिफोर इनोवेशन ऑफ मनी हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में हम क्या कर सकते थे, हम लिखते होंगे बेटा मेरे पास इतना फर्नीचर है, ठीक है, मेरे पास इतनी टेबल्स हैं, मेरे पास इतने शर्ट्स हैं, ठीक है। बट यहां पर वी डोंट हैव एनी कॉमन यूनिट, हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते थे। मनी के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, हर प्रोड्यूसर के गुड्स को मनी के रूप में मेजर किया गया और उन सब के प्रोडक्शन को ऐड करके नेशनल इनकम एस्टिमेट की गई, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और जब हमने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना शुरू किया तो फिर उसके बाद बेस पर हम लोगों ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस चेक करनी भी स्टार्ट कर दी। क्योंकि उससे पहले हम अपनी नेशनल इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पाते थे। बार्टर सिस्टम में मनी के आने के बाद हम अपनी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना शुरू किया और उसके बेस पर ही हमने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेटा इसके सिग्निफिकेंस, ये भी आपको जरूर लिखने हैं अगर ये फंक्शन आता है। तो ये था बेटा हमारा सेकंड फंक्शन। अब बात करेंगे हम अपने थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की। मेरे अकॉर्डिंगली जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का वो है बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू।
स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले आप बार्टर सिस्टम समझिए। देखिए बार्टर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, वी एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। तो वहां पर अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ती थी तो हम किस रूप में स्टोर करते होंगे बेटा, गुड्स के रूप में स्टोर करते होंगे। बट जब आप गुड्स के रूप में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वहां पे दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला ये बेटा, स्टोर अगर हम गुड्स करते हैं तो वी नीड मोर स्पेस, हमें बहुत ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हम कपड़ा ही प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कपड़े को हम स्टोर करके रख लें ताकि कल को फ्यूचर में हम उसको बेच के लाभ कमा सकें, ठीक है, या कल को वो हमारे बुरे टाइम में काम आएगा, सेविंग के रूप में हम अपने कपड़े को रख लें। बट उस कपड़े को रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम ये थी बेटा। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो बहुत जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती है बेटा, गिरनी शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू मनी। मनी की वैल्यू गिरती है बट जो गुड्स की वैल्यू है बेटा उसमें बहुत तेजी से कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत तेजी से कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अनियंस में डील करते हैं और हम अनियंस को स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होगा, एक तो अनियंस को स्टोर करने के लिए वी नीड मोर स्पेस। दूसरा, जैसे ही अनियंस खराब होनी शुरू होगी तो वो बहुत तेजी से उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो दीज वर द प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। बट मनी के आने के बाद ये वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई एंड मनी बिकेम कन्वीनियंट सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। एंड यू नो स्टोरेज ऑफ वैल्यू इज द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू को हम सेविंग ही कहते हैं और जितना हमारा सेविंग होगा वही सेविंग हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, तो उससे इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। पहला, सोर्स ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर वही बताया गया है, जब हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं यानी सेविंग करके रखते हैं मनी के रूप में, ठीक है, तो वही बेटा बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है जिसको हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट इन्वेस्टमेंट इज द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। यानी अगर हमें अपनी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए और सेविंग्स के लिए हमें उसको पहले सेव करके रखना पड़ेगा, उसी को कहते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू का स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट आप यहां से समझ सकते हैं और मनी के आने के बाद ये फंक्शन बहुत इजी हो गया। दूसरा बताया बेटा, इंड्यूस्ड पीपल टू सेव मोर। जब स्टोरेज ऑफ वैल्यू कन्वीनिएंट हो तो पीपल्स बिकेम मच इंड्यूस्ड टू सेव मोर पार्ट ऑफ देयर इनकम, तो ये इसका सेकंड सिग्निफिकेंस है। और जब वो मोर सेविंग करेंगे बेटा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा थर्ड फंक्शन, दैट इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा मेरे अकॉर्डिंगली जो मनी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो भी डिस्कस करके देख लेते हैं। तो बेटा जो मनी चैप्टर है उसका जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है रिगार्डिंग मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाएगा, डिफाइन मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे मनी सप्लाई की। तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बेटा, विच इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए अगर हमें टोटल मनी इन सर्कुलेशन स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुकना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम चेंज होता है बेटा या तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब दूसरा इसकी बात करते हैं डेफिनेशंस की कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई इज द टोटल मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक इकोनॉमी में लोगों के पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना पैसा होता है उसको कहते हैं बेटा मनी सप्लाई। या फिर आपको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मनी सप्लाई इज द टोटल मनी इन सर्कुलेशन, टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी में टोटल मनी जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, उसको कहते हैं बेटा मनी सप्लाई। बट होना किस पे चाहिए, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ
टाइम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ M1 की। तो M1 के बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आता है C फॉर करेंसी, C फॉर करेंसी। और करेंसी में क्या इंक्लूड होता है बेटा? करेंसी इंक्लूड पेपर कॉइंस एज वेल एज पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइंस which is held by the people of an economy at a given point of time। ठीक है, यहां पर करेंसी का मतलब होता है बेटा सिक्के या फिर नोट जो एक इकोनॉमी में लोगों के पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं। दूसरा आता है बेटा डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंकों में जमा है जिसको वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं। इवन चेकेबल डिपॉजिट्स वो सब कहलाता है बेटा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तीसरा है बेटा ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है डिपॉजिट विद आरबीआई, और ऑब्वियस सी बात है ये भी डिमांड डिपॉजिट के रूप में ही होता है जिसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इट इज अ पार्ट ऑफ M1, राइट। तो आरबीआई के पास कौन कौन सा पैसा जमा होता है? तो इसमें सबसे पहला होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक नाबार्ड। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वो पैसा जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में आरबीआई के पास जमा है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। दूसरा जो होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट विद आरबीआई। फॉरेन गवर्नमेंट का वो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो आरबीआई के पास जमा है वो भी M1 का पार्ट है। इसके अलावा जो थर्ड वन आता है बेटा वो आता है डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे IMF का कोई पैसा आरबीआई के पास जमा है जिसको वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी बेटा M1 का पार्ट माना जाता है और ये सब मिलकर बनाते हैं बेटा M1। ठीक है बेटा, तो ये था आज का आपका चैप्टर जिसके बारे में ये था मनी के बारे में। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर देखेंगे बेटा बैंकिंग। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।